जैन साथियों नमस्कार। कैसन बा? एकदम उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया बढ़िया बा और सभी का तैयारी बहुत अच्छा चलता बा। एक बार बताओ भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी है आप सभी की तैयारी? कैसे हैं आप सभी के हालचाल? तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, पिछले 3 दिन इस क्लास में गैप रहा। हालांकि मेरी वजह से जो है वो एक ही दिन रहा और उसका कारण मैंने आपको बता दिया था। मुझे एक आवश्यक काम से फ्राइडे की शाम बाहर जाना पड़ा था। तो आज डेट क्या है हरीश बाबू? 24 है ना? हाँ, तो 21, 22 और 23 3 दिन का गैप हुआ है। 21 को क्लास नहीं हुई थी, है ना? वो वीडियो छोटी सी थी, उसमें मैंने बता दिया था कारण। बाकी 22 और 23 आपकी ऑफ रहती ही है, सैटरडे और संडे। मतलब डेट के हिसाब से नहीं, दिनों के हिसाब से, शनिवार और रविवार। और आज हम इस क्लास में यहाँ मौजूद हैं। तो फ्राइडे ये क्लास नहीं हुई थी। जिन भी साथियों को ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे भैया क्लास अपलोड नहीं है, मेरे पास भी कुछ मैसेजेस थे इंस्टाग्राम पे। तो दोस्त मैंने उनको जवाब दे दिया कि फ्राइडे की क्लास जो है वो हुई ही नहीं थी। ठीक है, चलिए सभी बहुत खुश रहें भाई। ईश्वर हमेशा आपको अच्छे रखें। उम्मीद है ग्रुप डी वाले साथी अपनी तैयारी को अंतिम धार दे रहे होंगे मैराथनों के साथ जुड़कर। और सुबह की जो क्लासेस चली हुई हैं, तो दोस्त आपकी न्यूमेरिकल की क्लासेस चली हुई है। मैम ने भी आपके लिए बायोलॉजी को सुंदर शानदार कराने के लिए वन लाइनर रट्टा सप्ताह चलवा रखा है। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी और दे दूंगा। चलो खैर, वो क्लास के बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले फटाफट से हम शुरू कर देते हैं ज़बरदस्त तरीके से अपनी सीधी क्लास को। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं। हाँ, 2-3 दिन का गैप हो जाए तो ऐसा लगने ही लगता है। चलिए, तो फिर तो आपको मुझे रिवाइज भी कराना पड़ेगा है दोस्त। हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो शुरू किया था मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। और फटाफट से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि हमने ये देखा कि चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, और मैं ना ये रिवीजन करवा रहा हूँ तो राइटिंग पे मत जाना, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ थोड़ा। चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यानी कि चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था वो सेम था। क्या फॉर्मूला था? मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, एक है -v/u। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला जो कि कहता है या तो h' कह दीजिए या I/O कह दीजिए, दोनों का एक ही मतलब है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है, यानी कि दिस इज द हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका अवतल दर्पण के लिए है और ये आपकी उत्तल दर्पण के लिए है। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। यहां तक मुझे अच्छा सा समझ में आ गया था, बढ़िया से क्लियर हो गया था। अब अगर आप मुझे इजाजत दें, आपको यह समझ में आ गया हो कि आवर्धन का सही मतलब क्या है, तो मैं आपको और थोड़ा सा मैग्निफिकेशन की गहराई में चलूं, मजा ही आ जाएगा आपको। आप देखोगे अच्छा, अभी आपको लग रहा है यार वाह, मैग्निफिकेशन तो समझ में आ गया, गजब हो गया। मैग्निफिकेशन सिर्फ इतना नहीं है, ये बहुत गहरा टॉपिक है। और जब आप उसको समझोगे ना, आपको लगेगा अरे मैं तो ऊपर ही ऊपर तैर रहा था पानी में, भैया नीचन तो आप चले हैं। और जब आप नीचन जाएंगे तो आपको और मजा आएगा। और जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपको लगेगा कि भाई इतनी जानकारी के बगैर तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। चलिए अरे ब्रैकेट के बाहर या अंदर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ। 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगाइए चाहे मत लगाइए। शुरू करते हैं भाई। तो सभी का जी सर, जी सर कर सकते हैं, कर सकते हैं, सभी की सहमति है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सुनो, हो जाओ बिल्कुल क्लास में। अब अगले 1 घंटे ना पूरी तरह से तल्लीन हो जाओ, मजा आ जाएगा आपको। देखो भाई, सबसे पहली बात हम ये देखें कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में आने का क्या मतलब है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आवर्धन का मान माइनस में आने का क्या मतलब है। देखो, मान के चलो तुमने आवर्धन का कैलकुलेशन किया और वस्तु इसका मान आ गया प्लस में, चाहे +2 आया हो, +3 आया हो, +6 आया हो, कुछ भी आया हो। जैसे मान लीजिए वैल्यू आई प्लस में, या संभावना हो सकती है कि वैल्यू आई माइनस में। तो मेरे परम मित्र सखा साथी बंधु, मैग्निफिकेशन आवर्धन के प्लस में आने का मतलब होता है कि उससे बनने वाला, जिस दर्पण का ये आवर्धन है उससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब रहा होगा। उस दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वर्चुअल रहा होगा, आभासी रहा होगा। और जिस, मान लो किसी दर्पण के लिए हमने m की वैल्यू कैलकुलेट की और वो माइनस आई, तो हम ये कहेंगे कि माइनस का मतलब 101% प्रतिबिंब जो है वो कैसा रहा होगा,
वास्तविक रहा होगा। यानी कि यहां पर आभासी प्रतिबिंब है, यानी कि यहां पर वर्चुअल इमेज है, और यहां पर रियल इमेज है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, अब अभी सुनते रहो, पहले आपको और मजा आएगा, अभी सुनते रहो, सारे क्वेश्चन सुन लो इससे बनने वाले। एक बच्चा कहता है जी भैया भूल जाता हूं। मैंने कहा क्या दिक्कत है भैया, ये लो आपके लिए एक ट्रिक। देखो यार, आज का जमाना ना ऐसा है, घोर कलयुग है। जो आदमी सीधा सच्चा अपना 1 नंबर से कमा रहा है ना, वो बेचारा हमेशा कर्जे में है, और जो 2 नंबर से कमा रहे हैं उनके पास ढेर सारा पैसा है। हालांकि इस बात से ये मोटिवेट नहीं होना है कि मुझे तो 2 नंबर से कमाना है, वो वैसे ही निकल जाता है यार। बड़ी संतुलित प्रकृति में रह रहे हो, पता है, तुम बहुत जबरदस्त बैलेंस नेचर में रह रहे हो। एक एक रुपया भी कहीं से एक्स्ट्रा आ गया ना तो भाई निकलना ही निकलना है वो, ये तुम मान लेना। तो लेकिन हम तो अपने इसको याद रख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि वास्तविक और आभासी में से आप किसको अच्छा किसको फर्जी आदमी कहोगे, तो वास्तविक तो अच्छा आदमी कहोगे आप, और आभासी को फर्जी आदमी कहोगे। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कलयुग में जो फर्जी आदमी होते हैं, जो वर्चुअल आदमी होते हैं, उनके पास धन खूब पाया जाता है, पैसा प्लस में पाया जाता है। और जो आदमी अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, रियल होते हैं, उनके पास पैसा माइनस में पाया जाता है। ठीक है, बताइए जल्दी से कि हाँ जी भैया मुझे आपकी ये बात समझ में आ गई। सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, कल रीजनिंग के अलावा कोई क्लास नहीं चली थी। भाई कल रीजनिंग की चल गई, वही मान लो सर ने आपके लिए पर्सनल क्लास ले ली होगी, क्योंकि कल तो संडे था ना, तो संडे को दूसरी क्लास कैसे चलेगी? संडे को तो सारी क्लास रहती है। सर स्पीक अबाउट धर्मेंद्र सर, वो कौन है भाई? फटाफट से बताइए। हाँ जी क्लियर है, चलो मैं इसको याद कर लूंगा। अभी आपको इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा, अभी तसल्ली से सुनते रहिए। अब सुनो, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा एक पॉइंट मैं आपसे बता रहा हूं कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है, संख्या वाइज देखते हैं वो कितनी आ सकती है। तो देखो 3 संभावनाएं हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू को लेके। हो सकता है मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, तो हम उसका ना मॉड देखेंगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, मॉड का मतलब क्या होता है बताऊंगा। मॉड का मतलब है कि कोई भी वैल्यू अगर माइनस में भी है तो तुम्हें सिर्फ उसको प्लस में देखना है, दैट्स इट। मॉड का मतलब होता है आपको माइनस नहीं लगाना, सवाल में दिया है तो भी नहीं लगाना है, मॉड का मतलब ये है। अब ऐसा क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा, पहले आप सुनते रहिए। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, तो इस बात का मतलब ये होगा कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। हम क्या अंदाजा लगा रहे हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू से? हम इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है, बनने वाली जो इमेज है, वो कैसी रहेगी? छोटी रहेगी, बड़ी रहेगी, बराबर रहेगी? तो 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा भाई? बड़ा बनेगा, यानी कि एनलार्ज बनेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, कोई मुझसे कहे कि बताओ मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब कैसा बना होगा, ठोक के कह दो प्रतिबिंब बड़ा बना होगा, कहानी खत्म। अब मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर है, तो प्रतिबिंब कैसा बना होगा? प्रतिबिंब समान आकार का बना होगा, इमेज जो है वो सेम साइज की बनेगी। और फिर आप समझ गए होंगे कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है तो इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। और ये किसकी तुलना में है? ये वस्तु की तुलना में है। ये तो अंडरस्टूड है, छोटा बड़ा या बराबर किसकी तुलना में? ये वस्तु के आकार की तुलना में है। तो इतना याद कर लोगे। अब अगर आप इतना याद कर लो तो मैं आपको एक सवाल बताऊंगा इससे बनने वाला, बड़ा ही शानदार सवाल। देखो जैसे एक सवाल देगा, मान लो कि बताइए किसी वस्तु का मैग्निफिकेशन -2 है, ठीक है, किसी वस्तु का आवर्धन -2 है, तो वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा बताइए? छोटा होगा, बड़ा होगा, समान आकार का होगा? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। छोटा मतलब डिमिनिस्ड, समान आकार मतलब सेम साइज, छोटा मतलब बड़ा मतलब एनलार्ज्ड। बताओ आपके हिसाब से क्या उत्तर होगा? और डी हो गया नन ऑफ द अबव, कि भैया उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ।
अगर m की वैल्यू -1 है तो इमेज कैसी बनेगी, -2 है तो इमेज कैसी बनेगी, छोटी, समान आकार की, बढ़ेगी, और नन ऑफ द अबव। अच्छा चलो, अब देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो हमें अच्छा अच्छा बताओ कि -2 जो है वो एक से छोटा है या एक से बड़ा है, बराबर तो नहीं है, क्लियर दिख रहा है, और छोटा बड़ा और समान आकार का तुलना करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल आवर्धन चाहिए। भाई एम की वैल्यू चाहिए ना, वो दे देख लेंगे, एक से बड़ी है तो बड़ा बनेगा, छोटी है तो छोटा बनेगा, और एक एक के बराबर है तो सेम साइज की बनेगी। तो आप कहोगे कि यार -2 तो एक से छोटा है, इतना तो सभी जानते हैं ना। भाई देखो, जैसे आप मान लो 100 से गिनती लिखते आ रहे हो, 2 1 फिर 0 फिर -1 फिर -2, तो यहां से नीचे की जो भी संख्याएं होंगी वो सभी एक से छोटी होंगी, सभी की सभी एक से लेस होंगी। क्यों? क्योंकि ये एक से भी नीचे है। अब दो माइनस का 2 भी एक से छोटा है, -3 भी एक से छोटा है। तो एक बच्चा ये सोचेगा कि यार भैया -2 का मतलब है एक से छोटा, और एक से छोटे पे वस्तु छोटी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। इसी हिसाब से 80% बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। या तो वो नहीं पढ़े हैं मुझसे, या पढ़े हैं तो भूल गए हैं। सुनो, एक बात आपने नहीं देखी, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप आकार देखो ना तो वैल्यू को मॉड में लेना, वैल्यू को मॉड में लेना। भाई मॉड का मतलब क्या है दोस्त, देखिए मॉड का मतलब क्या है कि आप जब ये चेक करो ना, जब इसका सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन हल, तो हमें एम नहीं देखना है, हमें मॉड में देखना है। और मॉड का सिंपल सा मतलब है कि मैं माइनस को कंसीडर ही नहीं करूंगा, माइनस को कंसीडर ही नहीं करूंगा। मॉड का मतलब यही तो होता है। अब मुझे बताओ ये वैल्यू एक से छोटी है, बड़ी है, या बराबर है? तुम कहोगे यार भैया एक से बड़ी है, तो भैया प्रतिबिंब क्यों एनलार्ज नहीं बनेगा, प्रतिबिंब क्यों बड़ा नहीं बनेगा? अब तुम कहोगे यार फिर भैया माइनस दिया ही क्यों है? देखिए माइनस ये नहीं बताता कि वस्तु छोटी बनी है, बड़ी बनी है, या समान आकार की बनी है। माइनस दिया जाता है वास्तविक और आभासी चेक करने के लिए, समझे? माइनस का मतलब क्या है, कोई कर्जे में है तो वो वास्तविक आदमी है, रियल आदमी है। तो इसका मतलब हमें ये एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है कि प्रतिबिंब बड़ा तो है ही, उसके साथ साथ वो कैसा प्रतिबिंब है, वो वास्तविक प्रतिबिंब है। यानी एनलार्ज तो है ही, एनलार्ज के साथ साथ वो कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से सोच के बताओ कि अच्छा भैया मुझे बात समझ में आ गई। और बिल्कुल सिंपल सा इतना सोचो कि जब भी मैग्निफिकेशन को दे तो चिन्ह की मदद लेना ये पहचानने के लिए कि रियल है या आभासी है, मतलब वास्तविक है आभासी है, और संख्या की मदद लेना छोटा बड़ा पहचानने के लिए। यानी कि अगर वो ये दे रहा है ना -2, तो तुम्हें तुरंत ये समझ जाना चाहिए था कि माइनस का मतलब तो रियल है, और 2 का मतलब क्या है, बड़ी है, एनलार्ज्ड है। यानी कि रियल है, वास्तविक है, और बड़ी है, एनलार्ज्ड है। ठीक, अब जरा बताओगे हाँ जी मुझे समझ में भैया आ गई है आपकी बात, ठीक है। अब एक बच्चा कहता है कि भैया यार ऐसे तो इमेज कभी भी छोटी नहीं होगी, ऐसे तो इमेज कभी भी छोटी नहीं होगी। मैंने कहा क्यों नहीं होगी यार? चलो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर बताना इमेज कैसी होगी। मैंने कहा किसी वस्तु की मैग्निफिकेशन मुझे देता है वो, मान लीजिए 0.20। अब बताओ जरा इमेज कैसी है, छोटी है, बड़ी है, या समान आकार की है? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब उनको समझ में आ जाएगा। वो साथी ना ये सोच रहे हैं कि यार ऐसे तो वैल्यू कभी एक से छोटी होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, देख लो ना आप, तो चेक करो एक से छोटी है या नहीं है। ये लो, ये हो गया आपका सी ऑप्शन। तो अब आप कहोगे कि यार 0.20 ये तो एक से छोटा है ना, 0.20 का मतलब एक से छोटा है, और अगर ये एक से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, इमेज छोटी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, है ना? वेरी गुड। अब यहां ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया ये वास्तविक है, आभासी है, ये रियल है या वर्चुअल है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देखो ना इसके सामने चिन्ह कौन सा है, तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ तो आप प्लस मानोगे, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो प्लस। और अगर हमसे ये पूछता भी कि वास्तविक है या आभासी है, तो मैं कह देता भैया धनी तो आज के टाइम में फर्जी आदमी रह सकता है,
आभासी आदमी रह सकता है, वर्चुअल रह सकता है। तो देख रहे हो कितनी जानकारी दे देता है हमें मैग्निफिकेशन। सिर्फ एक वैल्यू हमें ये जानकारी दे देती है कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा है, वास्तविक है, आभासी है। अच्छा, अगर मान लो आपसे मेरे दोस्त यहाँ ये भी पूछता दोनों ही सवालों में कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, तो वो भी हम बता सकते थे। मुझे पता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो देख रहे हो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना कुछ आपको बता जाती है। करेक्ट। अब बताओ जरा, आई बात समझ में? अच्छा, मनदीप पूछ रहे हैं समान आकार की कब होगी। क्यों भाई? अब एक बच्चा पूछ रहा है कि समान आकार की वस्तु कब होगी, तो बताओ मैग्निफिकेशन को कितना होना पड़ेगा समान आकार की होने के लिए। तो पहले तो आपको यह समझ में आया कि हाँ कितनी गहराई है इस छोटी सी बात में, इस छोटी सी वैल्यू में। और पता है ये जनरली, पता है बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, हर एक चीज को रटते हैं। अरे भाई रटने की क्या जरूरत है यार, कोई जरूरत ही नहीं है। गुरुजी आप ग्वालियर आए और प्रिय शिष्य को बताई भी नहीं, बहुत नाराज हूँ। अरे यार सॉरी भाई उसके लिए दोस्त। असल में वहाँ पे ना थोड़ा सा पर्पस घूमना नहीं था ग्वालियर में। गवर्नमेंट जॉब में मेरे जो सीनियर हैं उनकी सिस्टर की शादी थी, तो बस उसे अटेंड करना था। अब ये था कि थोड़ा पहले पहुँच गए और वहाँ जाके पता लगा कि ग्वालियर फोर्ट फेमस है यहाँ, अच्छी जगह थी, तो फिर ग्वालियर फोर्ट चले गए। थोड़ा मेरा ऐतिहासिक स्थलों को देखने में मुझे आनंद भी आता है। बहुत बढ़िया, सभी ने कहा एम की वैल्यू 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर होगा, सेम साइज का होगा। बड़ी आसान सी बात है। अब ध्यान से तुम सभी को एक उत्तर करना है। मैं एक सवाल दे रहा हूं, उसका उत्तर ध्यान से करना। मान लो मैंने कहा कि मैग्निफिकेशन जो है वो -2 है, तो आपको 3 उत्तर करने हैं कि बताओ वस्तु का आकार बड़ा होगा या छोटा होगा, इमेज बड़ी होगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, यानी कि एनलार्ज बनेगी, या डिमिनिस्ड बनेगी। ठीक है, उसके अलावा आपको उत्तर करना है कि वास्तविक बनेगी या आभासी बनेगी। तीनों उत्तर एक साथ करना, ठीक है? और सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, बताओ रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, और उसके अलावा सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, यानी कि इरेक्ट बनेगी या डिमिनिस्ड बनेगी। बताओ किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे साथियों ने बढ़िया उत्तर किया। देखो माइनस चिन्ह हमें ये बता रहा है, माइनस का मतलब वो भाई वास्तविक है, वो रियल है, तभी तो उसके पास कर्जा है। 2 का मतलब संख्या 1 से बड़ी है, मतलब बड़ी बनेगी, यानी कि एनलार्ज बनेगी। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा वो, अच्छा उल्टे का मतलब हो जाएगा इन्वर्टेड। यहाँ मैंने सही लिखा है ना, ठीक है, इन्वर्टेड। तो उल्टे का मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आपको गहराई समझ में आ गई। एक बार बताएंगे कि हाँ जी भैया मैग्निफिकेशन की मुझे गहराई बड़े अच्छे से समझ में आ गई। मैं फिजिक्स से बहुत डरता था, आपसे बढ़कर हलवा लग रहा है फिजिक्स। थैंक यू सर, भाई बहुत बहुत मायने रखते हैं मेरे शब्द आप मेरे लिए। और पता है असल में ये बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप देख रहे होंगे इतनी मुश्किल नहीं है, बट गहराई वाली चीज़ें हैं। और कैसे हम एक दूसरे से कोरिलेट कर पाते हैं इन चीज़ों को। अगर मैं हर एक चीज़ को अलग अलग पढ़ाऊँ कि मैग्नीफिकेशन माइनस क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है, तो शायद चीज़ें मुश्किल हो जाएं। ये तरीके मैंने वाकई में बस बैठकर सिर्फ इसलिए आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं कि कैसे हम चीज़ों को आसान बना दें। बाकी चीज़ें वही हैं, मैं सिलेबस ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ ना उसमें कम ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। बस मेरी कोशिश सिर्फ इतनी सी है आप सभी के लिए कि इनको आप आराम से तरीके से पढ़ें। एक साथी कह रहा है सर आपने कहा था मॉड लेना है, भाई वो साइज देखने के लिए लेना है दोस्त, साइज देखने में मॉड लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सवाल में से माइनस को गायब कर देना है,
यहाँ देखो मैंने क्या मॉड लिया है, तुम एक बात को ना ध्यान से नहीं समझते हो, जब यहाँ ऐसे क्वेश्चन करते हो ना तब गड़बड़ हो जाती है। क्या मैंने यहाँ मॉड लिया है, कहीं बताओ, यहाँ मॉड लिया है मैंने, तो साइज देखने के लिए मॉड लेना है, लेकिन बाकी चीजें देखने के लिए मॉड थोड़ा ना लेना है। अब ऐसे तो सवाल में माइनस दिया होगा, तुम हमेशा उसे प्लस कर दोगे, इसका मतलब तुम ये मान ले रहे हो कि वस्तु वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। क्या ऐसा होता है कि कोई भी दर्पण हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनाता है? चलो मान लो उत्तल बना देगा, क्या अवतल भी ऐसा ही करता है? नहीं यार, वो तो वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है ना। तो ये कंफ्यूजन मत रखा करो, जहां जैसा सिखाया जा रहा है वो सीखो। हमारा क्या है, हमारी पता है दिक्कत क्या होती है कि हमें एक बात पढ़नी है बस, मतलब भैया बस ये बता दो मॉड लेना है या नहीं लेना है, जबकि मैं ये कहता हूं भाई कुछ जगह पे लेना है, कुछ जगह पे नहीं लेना है, यही दर्द हो जाता है ना यार। ऐसे मत बताओ कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना, कहीं कह रहे हो लेना, कहीं कह रहे हो नहीं लेना है, ऐसे बताओ बस लेना है या नहीं लेना। अरे महाराज, यही तुम्हारी सोच और मेरी सोच के बीच में ही सिलेक्शन है। अगर तुम अपनी सोच पे अड़े रहोगे तो चीजें कम समझ आएंगी, मेरी सोच पे आ जाओगे तो चीजें हलवा हो जाएंगी, है ना। मैंने कहा ना कि यहां मॉड लेना है, बट रियल वर्चुअल देखने के लिए तो आपको मॉड के बगैर ही देखना पड़ेगा यार। मतलब समझो ना, वो तो चीज ही डिसाइड प्लस माइनस से हो रही है, और तुम अपने आप सवाल में ये मान लो हमेशा प्लस होगा, तो फिर प्रतिबिंब कैसे कभी वास्तविक बनेगा? ठीक है ना। तो फटाफट से थम्स अप करो कि हाँ जी क्लियर है। अब देखो और गहराई में मैं आपको लेकर चलूं, और गहराई में मैं आपको लेकर चलूंगा। तो मुझे आप ये बताओ कि मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, अब और गहराई में लेकर चल रहा हूं, ध्यान से कहीं डूब जाओ। मान लो मैंने एक सवाल दिया कि भाई किसी दर्पण के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो मान लीजिए प्लस की 0.25 है, ठीक। तो मुझे ये बताओ कि ये किस तरह का दर्पण हो सकता है। मैं क्या लिख रहा हूं कि कौन सा दर्पण हो सकता है, यानी कि विच मिरर दिस कैन बी, ये कौन सा दर्पण हो सकता है। ए ऑप्शन उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। बी है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। सी है समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। और डी है ए एंड बी बोथ, कि ए और बी दोनों हो सकते हैं क्या। अब सुनो, तो इसका मतलब हम ये देखें कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भाई। सॉरी, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है प्रतिबिंब आभासी है, यानी कि वर्चुअल है, और 0.25 का मतलब है छोटा है, ठीक है, यानी कि ये डिमिनिस्ड है। अब मुझे बताओ ध्यान से, मैंने तुम्हें हल्का सा हिंट दे दिया कि ये कौन सा दर्पण हो सकता है। देखो पहले मैं देखता हूं उत्तल दर्पण के लिए। तो यार मैंने एक चीज देखी कि जो उत्तल दर्पण है ना, उसमें आप वस्तु को कहीं भी रखो, वो वस्तु का हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो ठीक है, छोटा और आभासी प्रतिबिंब ही बनना चाहिए था, तो उत्तल दर्पण के लिए तो ये कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं उत्तल दर्पण है। क्या इसी से सवाल पूरा हल हो जाएगा? नहीं, एक ऑप्शन उसने ऐसा भी दिया है कि ए एंड बी बोथ। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अवतल दर्पण भी हो सकता है, क्या ये कॉनकेव मिरर भी हो सकता है। आओ एक बार देखते हैं। तो मुझे आप कोई भी ऐसी पोजीशन बताओ कि जहां पर अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और छोटा बना हो, वर्चुअल और डिमिनिस्ड बना हो। मैं आपको रिपीट कराता हूँ, रिकॉल कराता हूँ अगर आप भूल गए होंगे कंडीशन तो। देखो मैंने आपको ये बताया कि ये हमारा उत्तर अवतल दर्पण है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में अगर आप वस्तु को सी से पहले कहीं भी रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका, अच्छा आभासी कहाँ बनता है सिर्फ प्रतिबिंब, ये देखो जब आप वस्तु को यहाँ रखते हो
और वो प्रतिबिंब बड़ा होता है, आभासी के साथ छोटा तो नहीं होता है। ऐसा हमें नहीं सोचना है कि छोटा तो मैं तब के लिए मान लूं कि जब वस्तु सी से पीछे रखी है, और वर्चुअल आभासी में तब के लिए मान लूं जब वस्तु एफ से आगे रखी है। नहीं यार, ये गुण तो एक ही बार के है ना, एक ही जगह पे रखा हुआ। बताओ क्या, ध्यान से सुनना, क्या अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है? उत्तर आएगा जी हाँ। कब बनता है? जब वस्तु पोल पी और एफ के बीच में रखी होती है, इसके अलावा तो कोई नहीं बनता। लेकिन दिक्कत यह है कि यह प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है, एनलार्ज बनता है। भाई इस प्रतिबिंब को क्या कहोगे तुम? आभासी और बड़ा। लेकिन ये कह रहा है आभासी और छोटा, तो अवतल दर्पण तो ये नहीं हो सकता। फिर से मैं कह रहा हूं, ये मत कहना भैया आभासी यहां बनेगा, यहां वस्तु रख दो छोटा बनेगा। दोनों चीजों को एक ही जगह पर देखो, अलग अलग मत देखो, क्योंकि ये एक जगह की वैल्यू दी हुई है, उसने यहां की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। उसने ऐसा थोड़ी कर लोगे कि तुम चिन्ह यहां से ले लोगे, ये यहां से ले लोगे, दोनों चीजें एक ही जगह की उठाओगे। तो आप कहोगे ये अवतल दर्पण तो नहीं हो सकता, ये केवल कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब देखो यार, जिसको पुरानी बातें यहां याद होंगी ना, उसको मेरे सवालों को करने में ना मजा नहीं, डबल मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत गहरी चीज है, रियली बहुत गहरी चीज है। जितना अब तक मैंने करवाया है ना, अगर उसको यहाँ नहीं याद है वो, या नहीं पढ़ा होगा उसने, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। और भाई साहब जितनी जानकारी मैंने दी है ना, उसके बगैर ये सवाल होने वाले भी नहीं है। ये हार्डेस्ट सवाल कहूंगा मैं इसको आपके सिलेबस का। अगर ये सवाल आ गया ना, तो सिर्फ इसे वो करेंगे जिसने अब तक बड़ी अच्छे से जानकारी पढ़ी है। नहीं तो फिर आप खुद सोच लो कि सिर्फ एक वैल्यू से कैसे पता लगा लोगे कि कौन सा दर्पण उत्तल है, कौन सा दर्पण अवतल है। भैया 21 को क्लास नहीं हुई थी, निशा 21 को क्लास नहीं हुई थी। चलो थैंक यू गुलसबा, जहां हमें कंफ्यूजन होगा आप अच्छे से बताते हैं। हाँ मुझे पता था ना, आप ये सोचोगे कि यार यहाँ का आभासी ले लो, यहाँ का छोटा ले लो, तो वो मैंने खुद ही क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों एक जगह की चीज लेनी है। एक बार फटाफट बताइए कि हाँ जी, और पुराना सब कुछ रिवाइज करते रहो, तभी मजा आएगा। अब इसमें तुम कितनी भी गहराई में चलते चले जाओ यार, कहीं से कुछ भी सवाल बना लो, अगर तुम्हें सारा सब कुछ अच्छे से आता है तो भाई कितनी गहराई का सवाल कर ले जाओगे। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैग्निफिकेशन को कहीं का भी नहीं छोड़ोगे आप। इस स्तर पे आपने मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन को पढ़ लिया है। अब देख लो भैया ग्रुप डी में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर सवाल है ग्रुप डी का, और जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से इस सवाल का स्तर देख लो। चलो थैंक यू, थैंक यू। आपके पढ़ाने का तरीका बेस्ट है थैंक यू। चलो आगे देखो, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? बताइए। तो आवर्धन जो है, हमने देखा कि अगर हम वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो ये होता है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको कई बार हम एच डैश अपॉन एच भी लिख देते हैं। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है। तो आप कहोगे भैया जी ये एक रेशियो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का। राइट आंसर ऑप्शन होगा बी। है ना? तो देखो ना, जो आए हुए सवाल है उनको तो हम चुटकियों में निपटा देंगे। अगला सवाल देख लो एक बार, ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है, और ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन को सही ढंग से दर्शाता है? बताओ, इसको ध्यान से करना। देखिए, आप ग्रुप डी के ही क्वेश्चन क्यों कराते हो? देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही ग्रुप डी में पूछे गए। बाकी आपने देखा, मैंने लेटेस्ट जो एनटीपीसी इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन, सॉरी इलेक्ट्रिशियन नहीं टेक्नीशियन में जो सवाल आए, एएलपी में जो सवाल आए वो भी इंक्लूड किए हैं। बट अगर आप ऐसा चाहो कि हर एक टॉपिक से सवाल,
तो वो हर एक टॉपिक से सिर्फ ग्रुप डी में पूछे गए। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी में नंबर ऑफ शिफ्ट ज़्यादा होती हैं। एएलपी का पेपर 3-4 दिन में खत्म हो जाता है, ग्रुप डी का 1.5 महीने चलता है, तो उसमें ऑलमोस्ट वो हर एक टॉपिक से सवाल पूछ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन को सही ढंग से दर्शाता है। पहला ऑप्शन चेक करो, क्या m बराबर 1 हो सकता है उत्तल दर्पण के लिए? बताइए। तो आप कहोगे यार m बराबर 1 का मतलब कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा? समान आकार का। यहां आभासी वास्तविक देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना कह दो, ये चेक कर लो, बात बन जाएगी। तो ये कैसा बनेगा? सेम साइज का। क्या उत्तल दर्पण सेम साइज का बना सकता है? नहीं। m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होने का मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यानी कि एनलार्ज बनेगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। m की वैल्यू 0 से छोटा होने का मतलब, अब समझना बड़े ध्यान से, m की वैल्यू 0 से छोटा होने का मतलब वैल्यू नेगेटिव में है। और भाई 0 से छोटा कौन होते हैं? माइनस की संख्या ही तो 0 से छोटी होती हैं, क्योंकि अगर आप लिखोगे ना 0 से नीचे कौन है? -1, -2, -3। तो माइनस होने का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? रियल बनना चाहिए, वास्तविक बनना चाहिए। क्या ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बचा? डी ऑप्शन बचा। तो आप ये कहेंगे कि देखो, पहली चीज तो मैग्निफिकेशन को इसकी हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। भाई अगर उत्तल दर्पण की मैग्निफिकेशन देखो तुम, तो तुम कहोगे भैया इसे हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है, लेकिन एक से एक छोटा भी होना पड़ेगा। देखो पॉजिटिव होना पड़ेगा और एक से हमेशा छोटा होना पड़ेगा, भाई तभी तो ये छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। और पॉजिटिव का मतलब इसे 0 से तो बड़ा ही होना पड़ेगा, यानी कि बड़ा होगा 0 से, मतलब ये 0 से तो बड़ा है, बट कहां तक बड़ा है? केवल 1 तक, 1 से ज्यादा नहीं जा सकता। मतलब इसके लिए लिमिट है कि ये 0 से तो नीचे नहीं जा सकता और 1 से ऊपर नहीं जा सकता। 1 से ऊपर जाने का मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, और 0 से नीचे जाने का मतलब ये रियल इमेज बना रहा है, जो दोनों काम ये नहीं कर सकता। तो इसको कहां से कहां तक रहना पड़ेगा? 0.1 तक, मतलब 0 से 1 के बीच। जैसे मान लो चाहे 0.1 हो, चाहे 0.2 हो, 0.3 हो, चाहे 0.9 हो, क्योंकि ये सब वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, और 1 से कम है मतलब छोटी बनेगी। तो ये चीजें दोनों बात कवर कर रही है। इस बात का मतलब है कि m की वैल्यू को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। चिमटे का मुंह जिधर खुला होता है उधर की चीज बड़ी होती है ना? ये एक चिमटा है, इसका मुंह इधर खुला है, तो m बड़ा है 0 से, और चिमटे का मुंह इधर खुला हुआ है, मतलब 1 बड़ा है। अगर ये 1 बड़ा है तो यहां कहोगे तुम m छोटा है ना? m छोटा है, यानी कि m 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या बचेगा? डी। एक बार सभी थम्स अप करेंगे? हाँ जी, क्लियर है भैया? सभी थम्स अप करिए। आज तक मैंने फिजिक्स रटी है, आज समझ रहा हूँ। देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें ग्रुप डी के स्तर पे या रेलवे के स्तर पे या फाउंडेशन स्तर पे तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है, और तुम सच में चाहते हो कि मैं एग्जाम निकालूं, तो तुम्हें इस स्तर की फिजिक्स को समझना ही होगा। और सबसे अच्छी बात है, हम यहाँ कुछ रट नहीं रहे, हम सारी सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो ये हो गया भैया आपका एम, वी और यू के बीच में संबंध। अब देखो अब एक मुद्दा आता है, ये मैग्निफिकेशन खत्म, आवर्धन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैग्निफिकेशन से जो भी जितना सवाल जैसे बन सकते थे, जितनी गहराई में जाकर बन सकते थे, वो सभी मैंने आपको बखूबी अच्छे से करा दिए हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और आगे हमारा एक बहुत शानदार मुद्दा आता है। देखिए, हमने एफ पढ़ा, वी पढ़ा और यू पढ़ा, याद है आपको? तो एफ, वी और यू के बीच में एक रिलेशन आता है, एक संबंध आता है। मतलब संबंध क्या होते हैं? जैसे वी और यू के बीच में एक, अगर तुम मुझसे पूछो केवल वी और यू के बीच में रिलेशन बताओ, तो मैं कहूंगा भाई मैग्निफिकेशन पढ़ ले, भाई आवर्धन पढ़ ले। फिर तुम मुझसे पूछो भैया वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, केवल इसमें संबंध बताओ, तो तुम कहोगे कि भैया एक काम कर, केवल मैग्निफिकेशन पढ़ ले।
लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो भैया देखो, आपने हमें ये सिखाया कि जैसे मान लो ये एक अवतल दर्पण है ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, और इसमें तीन चीजें सीखी थी हमने। कौन कौन सी तीन चीजें थी? एक तो ये था कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उस डिस्टेंस को हम यू कहते हैं। जहां पर इसकी इमेज बनती है, जैसे मान लो इमेज यहां बनी, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रतिबिंब की दूरी जो है, इमेज की जो दूरी है, उसको हम वी कहते हैं। ठीक है, और जो इसकी फोकस दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कह देते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी, यही तो कहा था हमने। अब एक भैया ने कहा कि भैया मुझे यार एक बात बताओ, इन तीनों के बीच क्या कोई संबंध देता है? देखो वी और यू के बीच तो संबंध दे दिया आवर्धन ने। भाई मैग्निफिकेशन ने कहा कि यार दर्पण के लिए मेरा सूत्र है -v/u। और सुनो, एक एक बात को ना दिमाग में रखते चलो कि माइनस किसके लिए है? दर्पणों के लिए। मिरर को बड़ी बारीकी से पढ़ो और एक एक बात याद रखना, क्योंकि लेंस में इसका अपोजिट चलता है। तो एक फॉर्मूला आपको ऐसा भी दिखेगा जिसमें माइनस नहीं होगा, वो किसके लिए हो जाएगा? लेंस के लिए। हालांकि उस पर अभी से इतना ध्यान नहीं देना, वो आपको तब समझ आ जाएगा, बट अभी इस पे ध्यान देके चलोगे तब समझ आएगा। ठीक है। अब मुझसे एक साथी ने कहा कि यार वी और यू ही आ रहे हैं भैया, एफ अकेला बच रहा है, एक रिलेशन दो। तो इसकी डेरिवेशन होती है पूरी की पूरी एक, वो हमें नहीं करनी है। हमें सिर्फ इतना कहना है कि एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं दर्पण का सूत्र। मतलब केवल ये मिरर के लिए लगेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये एक रिलेशन होता है किसका? मिरर का। इसको कहते हैं हम दर्पण का सूत्र। कौन से दर्पण का? दोनों तरह के दर्पण का। चाहे आप इसमें अपना अवतल दर्पण कवर करो, चाहे आप इसमें अपना उत्तल दर्पण कवर करो। ठीक है, यानी कि कॉन केव और कॉन्वेक्स, दोनों तरह के मिरर, दोनों तरह के दर्पण आप इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहली चीज। उसके अलावा एक साथी ने मुझसे कहा यार भैया ऐसे कैसे हो गया? अगर हम अवतल दर्पण के लिए देखें तो फोकस दूरी इधर की साइड है, मतलब नेगेटिव है, और अगर उत्तल दर्पण के लिए देखें तो फोकस दूरी पॉजिटिव है। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और तुमने तो वहां यहां कुछ नहीं है तो मतलब प्लस ही लगाया है, फिर यहां माइनस कैसे हो जाएगा? देखो दोस्त, सवाल में अगर हमें अवतल या उत्तल कहेगा तो उसके हिसाब से हम वैल्यू सेट कर देंगे। सवाल में एफ प्लस में देगा प्लस लगाएंगे, माइनस में देगा माइनस में लगाएंगे। क्या सवाल में हमें प्लस माइनस देगा? नहीं भी देगा तो दर्पण तो बताएगा, कुछ ना कुछ हिंट जरूर रहता है जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इसको प्लस माइनस लेना है या इसको प्लस माइनस लेना है। सॉरी, इसको देखो, इसको तो हमेशा माइनस लेना है। मैंने आपको कल भी बताया था, पहले भी बताया था, कल नहीं सॉरी पहले, भाई वस्तु की दूरी हमेशा माइनस ली जाएगी। क्यों ली जाएगी? क्योंकि वस्तु तो हमेशा सामने रखी होगी ना। तो बहुत साथी ये डाउट मान लेते हैं कि यार भैया इसको प्लस लें कि माइनस लें। भाई देखो, वो तो सवाल के हिसाब से लगेगा, सवाल में जैसा हमसे दे रखा होगा हम उसको मान लेंगे। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला है। अब अभी आप इतना पढ़ के आइएगा, फिर हम लोग इसके आगे इस फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके साथ मैग्निफिकेशन को भी जोड़ेंगे। तो मैं न्यूमेरिकल अकेले नहीं करा रहा हूं। अब इस चैप्टर का ना, मतलब इस टॉपिक का वो पार्ट करेंगे जो लोगों की नजरों में सबसे मुश्किल है, लेकिन आप देखो उसे यहां कर रहे होगे। यहां थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, समझदारी तो लगेगी, लेकिन यूं कर जाओगे आप उसको। अच्छा, एक जानकारी और है दोस्त, देखो वैसे तो ये क्लास जो है फ्राइडे ऑफ हो गई, फिर आज मैं कहूँ कि कल ऑफ होगी, तो उसमें आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं उसके लिए माफ़ी ज़रूर मांगूंगा, परंतु उसमें मेरी गलती नहीं है। कल मैराथन है, लगभग 8 घंटे की मुझे लगता है वो मैराथन जाएगी, और मैराथन के बाद में 8 घंटे के बाद में क्लास ले पाना बिल्कुल मुश्किल हो जा पाता है, बिल्कुल असंभव हो जाएगा। तो माफ़ी चाहूँगा, कल के लिए और क्लास मत लेना, मतलब क्लास नहीं हो पाएगी कल भी। ये सुबह 7 बजे जो न्यूमेरिकल सीरीज चलती है वो भी नहीं हो पाएगी और ये भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 8 घंटे की मैराथन के लिए फिर एनर्जी बचा के रखनी पड़ती है। लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आप सभी ऑलमोस्ट ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो। कल की जो मैराथन होगी ना, मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा मैंने आज तक नहीं बोला, मैं ये संभावनाओं के साथ बोल रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद एक ही मैराथन में से आपको पूरा पेपर देखने को मिल जाए फिजिक्स का। ये बात शायद मैंने पहले आपको ऐसे कही होगी कि ऐसा कभी संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता,
लेकिन मैं आज कह रहा हूं हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा ही, क्योंकि मैंने एक तरीके से उस पूरी मैराथन को सेट किया है। सबसे खास बात उस मैराथन की रहेगी, उसमें आपकी पूरी फिजिक्स का एक एक टॉपिक कवर होगा और लगभग क्वेश्चन रहेंगे 250 के आसपास। अभी मैं बना रहा हूं, अभी तो थोड़े से दो चार मतलब दो चार टॉपिक रह भी गए, मैं उसी पे लगा हुआ था पूरे दिन। आज अपने ऑफिस भी नहीं गया हूं, मैंने ऑफिस की भी छुट्टी की है आज मैराथन तैयार करने की वजह से। उसके क्वेश्चंस लिए हैं ऐसे, सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए मिलेंगे, मतलब कंसेप्ट तो वही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मेरे उसे किसी प्रैक्टिस सेट में देख लिया होगा। देखो भाई, ये तो उत्तर इसका यही रहेगा कि गाड़ियों में पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण होता है, ये तो प्रश्न तो यही रहेगा, उसका उत्तर भी यही रहेगा। लेकिन पेपर में और कैसे पूछ सकता है, इस बात को घुमा के कितना पूछ सकता है, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। तो आप कल उस मैराथन को लेना, आपको मजा आ जाएगा और हो सकता है कि सीधे सीधे उससे सवाल आपको मिल जाए। ठीक है, तो कल मैराथन है सुबह 9 बजे। जो भी जितने भी दोस्त आपके परेशान हों ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर, साइंस को लेकर, फिजिक्स को लेकर, आप एक बार बस उनसे कहना वो घंटे भर के लिए जुड़े, फिर उनकी मर्जी है, चाहे तो वो छोड़ सकते हैं। बस मेरे कहने से उनसे 1 घंटे के लिए अपनी वजह से जुड़वा लेना। मैं कह रहा हूं 8 घंटे कोई हिलेगा भी नहीं और बाद में आपको थैंक यू बोल कर जाएंगे कि फिजिक्स की टेंशन तो खत्म। ठीक है, तो आज आप सभी को वो मैराथन शेड्यूल हो गई होगी, वहां से कॉपी करके सभी को अपने स्टेटस पे प्लीज लगाना है, ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इसलिए क्योंकि वो एक बहुत जरूरी चीज है। चलिए कल मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।